गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सारे के सारे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। एक बार जल्दी से बताइए, मेरा वॉइस कैसा आ रहा है आप लोगों को? कैसी आवाज आ रही है? उसके बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद है सारे के सारे बच्चे बढ़िया होंगे। जल्दी से। नहीं बच्चों, मेरे को कुछ इम्पोर्टेंट काम है, दैट्स व्हाई। ओके है साउंड? चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हमने एनसीएफ तो पढ़ लिया था, लेकिन हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 नहीं पढ़ा था। तो उसको आज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें वहां से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं। और एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 भी इस क्लास में हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस में लेता हूँ। तो थोड़ा ध्यान से ये एक चीजें, तो वो अगर छूट गया तो वो भी जल्दी बताइएगा कमेंट करके, तो फिर उन दोनों को ही आज कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सपोर्ट करिएगा, थोड़ा चीजों को आराम से सीखिएगा, जल्दी करेंगे फिर। ठीक है? प्रैक्टिस बिल्कुल कराई जाएगी। इस हफ्ते के बाद आपकी प्रैक्टिस ही चालू होगी, या फिर ऐसा होगा कि मेरी क्लासेस अब बंद हो जाएंगी इस हफ्ते बाद, तो फिर लास्ट में करा दी जाएगी। ठीक है? दोनों ही नहीं हुए ना, तो दोनों ही आज मैं आपको करवाता हूँ। चलिए, पहले शुरुआत करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई से। बहुत अच्छा। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ले लेंगे। तो प्लीज नोट समझा दिए। नोट्स का क्या समझाना बच्चे, बताओ। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। देख सकता है बिल्कुल। नोट्स का क्या समझाऊं? क्या नोट्स नहीं मिल रहे क्या आपको? ये बोलो कि सर मुझे नोट्स नहीं मिल रहे, एक बार बता देता हूं। पूरे नहीं मिले? अच्छा, पूरे नहीं मिले, कल के ही अपलोड नहीं है, और शायद एक क्लास और छुट्टी होगी, उससे ज्यादा तो कोई छूटा ही नहीं है। उसमें क्या है, कई बार एक सेक्शन में दो दो क्लासेस के नोट्स भी डाले हुए हैं। तो आप उनको पूरा देखिए। कल का नोट्स मैंने अपलोड नहीं कराया है, मैं खुद बोल रहा हूँ ये बात। वो आज अपलोड हो जाएगा दोनों क्लासेस का। ठीक है? क्लास होगी आज के बाद, पूरा वीक होगी ये। दो क्लासेस और होंगी, लेकिन उसके बाद फिर जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा तब आपकी प्रैक्टिस क्लासेस होगी। ठीक है? पूरे नोट्स, नोट्स मैं बता रहा हूं, दो नोट्स छूटे हुए हैं, बस वो डालने हैं, वो मैं डाल दूंगा। ठीक है? पता है मुझे कौन सी क्लास का नहीं है। थर्ड और फोर्थ क्लास का नोट्स आपको आज फिर से अपलोड करवा दूंगा, अगर आपको नहीं मिला तो। ठीक है? चलिए, देखिए, जो एक सबसे पहला नोट्स का ऑप्शन होगा ना, उसमें 3 तारीख के नोट्स इकट्ठे हैं। आप क्लास को और नोट्स को मैच कर लेना। ठीक है? कोई बच्चा कह रहा है पहली का नोट, पहली का तो मैंने खुद अपने हाथ से डलवाया है। ठीक है? तो थोड़ा सा, चलिए मैं एक बार ऐप में दिखा देता हूं आपको, पर मतलब बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर रहे हो बच्चों आप। खुद एक बार देख लिया करो कि कितने क्लासेस हुए हैं।
ये देख लीजिए आप लोग एसएसटी पेडा कितने नोट्स हैं यहाँ पर, और मैं बताता हूँ 23-24 तारीख का नोट सबसे नीचे मिलेगा। फिर उसके बाद एक शायद 25 का नोट्स आपके पास नहीं है, 27 का है, फिर 30 का है, फिर 3 तारीख का है और 7 तारीख का है। तो 1 2 3 4 5 6 छह नोट्स हो गए हैं। और क्लास आज कौन सी हो रही है हमारी, 10वीं क्लास हो रही है। तो और 10 में से एक कल का छूटा, तो बीच के 2 नोट्स छूटे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसमें कुछ नोट्स में पता है क्या चीज है, एक क्लास जो 2 दिन चली थी उसके एक ही क्लास में नोट्स मैंने डलवा दिए। ठीक है, चलिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो है बच्चों फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। क्या है, पहला पॉइंट डालिएगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, दूसरा इसमें लिखिएगा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 years, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को निशुल्क और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। वो भी कहां पर, उनके नेबरहुड स्कूल के पास, यानी कि उनके घर के आसपास। क्योंकि बच्चों एजुकेशन एक बच्चे का राइट है, यानी कि एक संवैधानिक अधिकार है। इसीलिए इस जो टॉपिक का नाम है वो भी यही है कि राइट टू एजुकेशन 2009। और 2009 इसका नाम इसीलिए है क्योंकि 2009 में ये संसद में पारित हुआ। ठीक है, 2009 में ये पार्लियामेंट से इसको पास कर दिया गया, इसीलिए उसके ईयर से इसका नाम आरटी एक्ट 2009 है। ठीक है, से फोर्थ थिंग सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको लागू कब किया गया, 2009 में ये बना और लागू कब हुआ, 2010 में। ठीक है, तो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, इंटैक्ट हैं, आप देख भी सकते हैं कि 4 अगस्त 2009 को पार्लियामेंट से पास होता है हमारा आरटी एक्ट। ठीक है, 6 से 18 वर्ष, बच्चों 6 से 18 वर्ष उनके लिए है जो डिसेबल बच्चा है। ठीक है, और अब उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है, लेकिन जो आरटी एक्ट 2009 में थी, अगर 9 के हिसाब से पूछेगा तो उसमें 6 से 14 वर्ष। ठीक है, चलिए। तो और ये जो हमारा आरटी एक्ट है ये संविधान में, देखिए बच्चों पहले आपको ये बता दूं अगर आपको नहीं पता हो, संविधान में जो भी चीजें चेंजेस होती है ना या कोई पॉलिसीज लाई जाती हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है अमेंडमेंट। ठीक है, कि रूल्स में कुछ भी चीजें लेके आना, उनको चेंज करना या बदलना। तो संविधान का जो 86 अमेंडमेंट था उसमें इसको लिखा गया है आर्टिकल 2009 को। और ये 86 अमेंडमेंट कब आया था, ये आया था सन 2002 में। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट की नींव कहां से रखी गई थी, तो वो नींव रखी गई थी 2002 के अंदर। बट लागू कब हुआ और बन के तैयार कब हुआ, 2009 में। ठीक है, तो 2002 में क्या होता है बच्चों, हमारा जो फंडामेंटल राइट है जिसको हम बोलते हैं 21A आर्टिकल। ठीक है, 21A, ए का मतलब होता है आर्टिकल। ठीक है, हमारा 21A आर्टिकल क्या कहता है कि हमें क्या क्या फंडामेंटल राइट है। इसमें हर तरीके का फंडामेंटल राइट आ जाता है, राइट फॉर फूड, राइट फॉर फ्रीडम, ठीक है, राइट फॉर राइट फॉर स्पीक। ठीक है, तो राइट फॉर एजुकेशन भी इसी का एक पार्ट है, किसका, आर्टिकल 21A का। तो वो जो आर्टिकल 21A है वो क्या कहता है, और ये हमारे संविधान का कौन से पार्ट है, पार्ट थर्ड है ये। कौन सा पार्ट है, पार्ट थर्ड है। ठीक है, पार्ट है थर्ड। 86 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है ये, 86 CA। ठीक है, और टाइटल क्या है,
फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आप लोगों को बस ये याद रखने की जरूरत है, क्योंकि वो जो और पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो ज्यादातर टी ट्रिपल एस बी या केवीएस के पेपर में पूछा जाता है। सीटेट वालों के लिए इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए बर इसको। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूं बच्चे, जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसको किसके अंदर डाला गया है, उसको आर्टिकल ए के अंदर लिखा गया है। आर्टिकल ए क्या है? आर्टिकल ए का नाम है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि एक नागरिक के मौलिक अधिकार। ठीक है, उसमें जो 86वां अमेंडमेंट था, यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो उसका टॉपिक का नाम है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। उसके अंदर ही इसको डाला गया। एक बार जल्दी से उसको नोट डाउन। अभी भी इसमें कुछ समझ नहीं आया तो मेरे को जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये समझ नहीं आया ना, तो आप लोग सोशल साइंस पढ़ना बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि फिर आपको कोई भी समझा नहीं सकता इतनी इजी लैंग्वेज में। फिर अगर जब आप लोगों को यही नहीं पता कि संविधान के अंदर आर्टिकल क्या होते हैं, पार्ट क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या चीज होती है, तो फिर गाइस कहीं ना कहीं इशू है पढ़ने में। जल्दी बताइए, समझ में आया? बच्चों, मैं आपका साइबर कैफे वाला भैया थोड़ी हूं जो मैं ये बताऊंगा कि आपका पिन कोड गलत आ गया तो मैं उसको ठीक कैसे करूंगा। आप मुझसे सब्जेक्चुअल चीजें पूछे। ठीक है, सब्जेक्चुअल चीजें पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैं सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, 86 क्या है? सबसे पहले मैंने क्या बताया? 86 क्या है? पहले तो मैंने आपको ये बताया कि सीए क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है आपको वो भी नहीं पता होगा। सीए होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। हमारे संविधान में जिन चीजों को जोड़ा जाता है उनको सीए के नाम से जाना जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में संशोधन किया, किसी चीज को ऐड किया। ठीक है, तो ये 86वां ऐड था। कौन सा ऐड था? 86वां ऐड था। क्या ऐड था? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक, अब समझ में आया? अब इसमें स्टार्टिंग से क्या रिपीट करूं? लो, एक बार स्टार्टिंग से भी रिपीट कर दिया। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना। ठीक है, लागू हुआ 2010 में। सिंपल सी बात है। तीसरी बात, ये इसको कहां लिखा गया, ये किसका पार्ट है? तो सन 2002 में एक पॉलिसी आई थी बच्चों। 2002 में एक पॉलिसी आई थी, एक एक एक्ट 86, एक सीए एक्ट आया था, जिसमें कहा गया था कि बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। लेकिन वो स्टार्टिंग कब से हुआ? 2009 से। ठीक है, और ये आरटी एक्ट किसका पार्ट है? इस 86 सिक्स अमेंडमेंट, जो 2002 में आया था और उसका टॉपिक था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, उसका पार्ट है आरटी एक्ट 2009। ठीक है, और ये तीन चीजें आप याद रख लो कि ये 86 अमेंडमेंट किसके अंदर आता है? आर्टिकल 21 ए के अंदर आता है। पार्ट संविधान का कौन सा पार्ट है? संविधान का तीसरे पार्ट में है आर्टिकल 21 ए। ठीक है, और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल्कुल समझ में आएगा। एक बात आप और देख लो, इसको छोड़ दो, ये आपके काम की नहीं है। ठीक है, ये थोड़े और डिफिकल्ट एग्जाम्स के लिए आती है। ये आप समझ सकते हो कि देखिए बच्चों, अगर बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी आपने राइट दिया है, तो उनके माँ बाप का कर्तव्य है कि वो उनको स्कूल में भेजे, है ना? तो ऐसे ही जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जैसे आपको फंडामेंटल राइट सरकार ने दिए हैं, ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज दी है किनको? पेरेंट्स को। और ये आर्टिकल कौन सा है? 51 ए। 51 ए आर्टिकल है बच्चों एक हमारे संविधान में। ठीक है, उसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटी। क्या नाम है उस आर्टिकल का? फंडामेंटल ड्यूटी। अब ड्यूटी का तो मतलब आपको पता ही होगा। ड्यूटी का मतलब तो पता ही होगा, कर्तव्य, काम।
तो एक मॉल जिस तरीके से आपको अधिकार दिए है गवर्नमेंट ने, उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी है। किनको? अब इसी से रिलेटेड इनके पेरेंट्स को। ठीक है, इनके पेरेंट्स को। तो ये ड्यूटी किनकी है? पेरेंट्स की ड्यूटी है। और ये चीज भी लिखी गई थी किसके अंदर? 86 अमेंडमेंट के अंदर, सीए 2002 में। ये कहा गया कि आपको पहली से 8वीं क्लास तक, फर्स्ट टू 8th क्लास तक, आपकी ये ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। ठीक है, बस इतना ही आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आया बच्चों समझ में? एक सेकंड बच्चों। हाँ जी पवन जी। ठीक है, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स आ गया था बच्चों, लेना जरूरी था। तो अभी इन दोनों में बच्चों के लिए मौलिक अधिकार और उनके माँ बाप की ड्यूटी में किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ बच्चों, आप लोगों का ही टाइम वेस्ट होता है। चलें? नो डाउट, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ मुद्दों की। अब आपको पता चल गया कि ये कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, क्या क्या इसके मुख्य कार्य थे। अब बात करते हैं कि इसमें बच्चों की बच्चे के लिए प्राइवेट स्कूल्स के अंदर क्या क्या रिजर्वेशन कराई गई। जो प्राइवेट स्कूल्स में आप देखते होंगे, ईडब्ल्यूएसएन कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिकर वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएसएन की डेफिनेशन है इकोनॉमिकर वीकर सेक्शन। उनके बच्चों का जो रिजर्वेशन आप प्राइवेट अच्छे स्कूल्स में देखते हो, वो कहां से आया? वो कहां से आया? वो आरटी एक्ट 2009 से आया। ठीक है, कहां से आया? आरटी एक्ट 2009 से आया। और उसमें ये कहा गया हर प्राइवेट स्कूल्स को कि आपको 25% बच्चे जो आप अपने स्कूल में पढ़ाएंगे, उनको आपको फ्री पढ़ाना है। ठीक है, उनको क्या पढ़ाना है? उनको फ्री पढ़ाना है। ठीक है, हाँ जी बच्चे, 51A ऑल स्टीजेंट्स के लिए है। अब जैसे कि ऑल स्टीजेंट्स में कुछ बुड्ढे हैं, उनके बच्चे 50 साल के हो गए हैं, तो उनके ऊपर थोड़ी लागू होगा 51A का 86वां संशोधन। 51A का 86वां संशोधन उनके ऊपर लागू होगा जिनके बच्चे 14 साल से कम की उम्र के हैं। ठीक है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, किन किन स्टीजेंट्स पे वो लागू होगा। जिनके बच्चों की ड्यूटी उनको मिलेगी, उनके ऊपर लागू होगा। ठीक है, चलिए। तो 25% बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा हर प्राइवेट स्कूल्स में। आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे या आपके आसपास के लोग, जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, उनके बच्चे फ्री में पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, तो उसके लिए फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, हैंडीकैप के लिए एज है बच्चे, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा, ऐसा पूछो, हैंडीकैप के लिए एज है 6 to 18 ईयर्स। ठीक है,
6 to 18 ईयर्स थी हैंडीकैप के लिए एज, और नॉर्मल बच्चे के लिए थी 6 to 14 ईयर्स। अच्छा, तो इसके लिए स्पेशली फॉर्म्स निकलते हैं हर राज्य में, हर स्टेट में, जहां पर वो फॉर्म भर के बच्चा फ्री पढ़ता है उन स्कूल्स में। तो वहां पर पूरा लॉटरी सिस्टम से लिस्ट निकलती है कि इन इन बच्चों का नाम आया है इस स्कूल में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो 25% का रिजर्वेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, या इसमें कोई डाउट है तो जल्दी बताइए। जल्दी मेरे प्यारे बच्चों, अब जब कोई चीज पूछता हूं तो आंसर बहुत लेट देते हो, फिर मैं आगे पढ़ाने लग जाऊंगा, फिर कहोगे कि सर ये चीज समझ नहीं आई। बिल्कुल, पढ़ते हैं ना। चलिए, कौन सी क्लास तक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये आपको कोई नहीं बता पाएगा, प्रतीक्षा मैं बता देता हूं। देखिए, अगर स्कूल खुद की जमीन पर है, किसी व्यक्ति का प्राइवेट स्कूल, तो वहां पर होता है 8वीं क्लास तक फ्री में बच्चा पढ़ेगा। और अगर कोई स्कूल गवर्नमेंट की जमीन पर बना हो, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो होते हैं, जिनमें जमीन गवर्नमेंट देती है, पैसा कोई प्राइवेट फर्म लगाती है, वहां पर बच्चों 12वीं तक बच्चा फ्री में पढ़ता है। तो आप में से कोई अगर ऐसा फॉर्म भरे, या कोई बच्चा ईडब्ल्यूएसएन कैटेगरी का है, या कोई पेरेंट्स है ऐसा, तो वो ये देखे कि कौन सा स्कूल गवर्नमेंट एडेड है या कौन सा स्कूल बिल्कुल ही प्राइवेट है। ठीक है। हाँ, ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए होता है बच्चों, जहां पर हाई फाई फीसें होती हैं, वहां पर बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। हाँ, अगर कोई स्कूल गवर्नमेंट की जमीन पर बना हो, तो वहां पर 12वीं तक बच्चा फ्री में पढ़ेगा, सेमी प्राइवेट, बिल्कुल 12वीं तक बच्चा फ्री में पढ़ेगा, नहीं तो 8वीं तक होता है। आ गया समझ में? चलिए, अब ये बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, इनके लिए भी बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं आरटी एक्ट ने। कोई भी बच्चा फेल और स्कूल से निकाला नहीं जाएगा तब तक उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन ना हो। अब इसमें सरकारी और प्राइवेट हर स्कूल आता है। एलिमेंट्री एजुकेशन कहां तक होती है बच्चों? 8वीं क्लास तक। 8th क्लास तक किसी बच्चे को हमें फेल नहीं करना है, और ना उसको स्कूल से निकालना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें स्कूल के एनवायरनमेंट को प्रमोट करना है। हम ये सोचते हैं कि अगर बच्चा 8-10 साल स्कूल में आ गया ना, तो ना चाहते हुए भी अपना कुछ जमा घटाना करना तो सीख ही जाएगा। ठीक है, जमा घटा करना तो सीख ही जाएगा। ठीक। नो चाइल्ड शेल बी फेल और एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल टिल द कंप्लीटेशन ऑफ एलिमेंट्री। अब 10th पॉइंट है कि जो ये ईडब्ल्यूएसएन वाले बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं ना, उनसे कोई डोनेशन नहीं लेना, कोई एडमिशन डोनेशन नहीं लेना। ठीक है, मैं यहां पर इसको प्रॉपरली लिख देता हूं, आपको समझ नहीं आएगा ऐसे। फॉर ईडब्ल्यूएसएन स्टूडेंट, नो डोनेशन और कैपिटेशन फीस। कैपिटेशन फीस होती है जो मंथली फीस आप पढ़ाई की देते हो ना, स्कूल में मंथली फीस भरते हो बच्चों की, उसको बोला जाता है कैपिटेशन फीस। ना तो ऐसे बच्चों से आपको डोनेशन फीस लेनी है, ना कैपिटेशन फीस लेनी है। ठीक है? नहीं एडमिशन टेस्ट लेना है। कुछ अच्छे स्कूल्स में पेपर दे के एडमिशन होता है, ऐसा कोई एडमिशन टेस्ट आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो ना कैपिटेशन फीस लेनी है। आप इसको मासिक फीस भी बोल सकते हो, मासिक शुल्क भी बोल सकते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए। ठीक है। हाँ, ठीक है, फिर देनी पड़ेगी 8वीं क्लास के बाद। और कुछ स्कूल्स में तो 12वीं तक ही बच्चा फ्री पढ़ता है। ईडब्ल्यूएसएन की फुल फॉर्म स्टार्टिंग से ही बता के चल रहा हूं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, क्या है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उनके बच्चों के लिए। ठीक है। कैपिटेशन फीस अगर बच्चों स्कूल वालों ने ले ली, तो अब जुर्माना भी सुन लो। ठीक है, जुर्माना लगता है कि अगर उसने फीस ले ली ना महीने की, जैसे महीने की 5,000 फीस थी, उसने ले ली,
तो 10 गुना सरकार को वापस देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी फिर? 10 गुना, तो 50,000 तो उल्टी देनी पड़ेगी। डोनेशन फीस ले ली, तो डोनेशन फीस ले ली तो 25,000 की पेनल्टी लगेगी पहली बार। और अगर उस स्कूल ने दोबारा किसी और बच्चे से ले ली तो दूसरी पेनल्टी लगेगी 50,000। और अगर तीसरी बार किसी बच्चे से डोनेशन लिया तो उस स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है, स्कूल सस्पेंड भी हो सकता है। ठीक है। नहीं, यहां पर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा बच्चों को। ठीक है। क्या नहीं देना होगा? कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। बीपीएल कार्ड का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। और कुछ? ठीक है, चले। जिनकी इनकम आजकल तो ईडब्ल्यूएसएन की कैटेगरी 2.5 लाख रुपए से कम हो गया, आई थिंक। मेरे को एग्जैक्टली exactly पता नहीं है, बट 2.5 लाख से कम जिसकी साल की इनकम है वो उसके अंदर आता है। या तो बच्चों आपने क्लास लेट ज्वाइन की है, या मैंने आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं है। अभी भी आप ये पूछ रहे हो तो कि ईडब्ल्यूएसएन क्या है? ईडब्ल्यूएसएन की फुल फॉर्म होती है बच्चों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे, आर्थिक रूप से गरीब लोग। इकोनॉमिकली, अब इकोनॉमिकली भी बताना होगा तो फिर आप एसएसटी पढ़ना छोड़ ही दो। ठीक है, चले। चलिए, ठीक। तो ये यहां पर अभी किसी को कोई डाउट कि कैपिटेशन फीस क्या होता है? मंथली फीस होती है। ठीक। नहीं, अभी शायद उसी के ऊपर केस भी चला था मेरे को, जो हाँ जहां तक याद है, तो 2.5 लाख कर दी। पहले लाख रुपए से के आसपास थी, अब उसको 2.5 कर दिया गया। ठीक है। गरीब होता कौन है? जिसके पास पैसे नहीं होते बच्चे। चलिए, अब ये तो आपने देखा कि क्या क्या राइट्स है और क्या क्या राइट्स नहीं है। अब 11वां पॉइंट देखिए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो स्टूडेंट टीचर टीचर रेशियो है वो भी उसी में लिखा गया कि हर बच्चे को अधिकार है कि वो ज्यादा बच्चों में ना पढ़े, यानी कि प्राइमरी के लिए 1/30, अपर प्राइमरी के लिए 1/35। ठीक है, 1/35। और अगर आपकी क्लास में 60 तक बच्चे हैं, या आपके स्कूल में 60 तक बच्चे हैं, तो मैक्सिमम आपके पास 2 टीचर होने चाहिए। अगर 60 से एक बच्चा भी ज्यादा हो जाएगा तो उस स्कूल में कम से कम 3 टीचर होने चाहिए। ठीक है। और अगर 90 से एक बच्चा भी ज्यादा हो जाएगा तो 4 होने चाहिए। ठीक। और अगर 121 से 200 तक टीचर अगर बच्चे होते हैं तो एक हेडमास्टर और 5 टीचर होने चाहिए। ठीक है। और 201 से 240 के बीच में 6 टीचर, अपर प्राइमरी हर विषय का एक अलग टीचर होना चाहिए। ठीक है। बाकी ये आपके आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। और इसको आपको समझने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो बस आप स्टूडेंट टीचर रेशो समझिए। ठीक है, ये होना जरूरी है। फंड्स जो होता है गवर्नमेंट स्कूल्स को, ये आप समझ लीजिए कि 65% फंड कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और 35% फंड कौन देता है? स्टेट स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है। बच्चे, जो रिजर्वेशन है 25% का, ऑब्वियस सी बात है वो प्राइवेट स्कूल्स के लिए होगा। सरकारी स्कूल तो सबके लिए ही खुला हुआ है, कोई भी चला जाए, अमीर हो गरीब हो। ठीक है। देखिए, कोई भी अगर रूल और रेशो बनती है वो हर स्कूल के लिए बनती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। ठीक है। तो ऐसा नहीं है। चलिए, 13th है वर्क पे। अब ये वर्क पे
क्या है कि इतने दिन स्कूल खुलना चाहिए। तो प्राइमरी के लिए क्या है कि 200 दिन कम से कम स्कूल खुलना चाहिए, 200 दिन कम से कम पढ़ाई होनी चाहिए। और अपर प्राइमरी के लिए 220, यानी कि 220 दिन कम से कम बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। अब ये मैं आपको बताता हूं। अब फर्स्ट क्लास में जो एडमिशन की एज हो गई है उसको बना दिया है 6 ईयर। ये रूल बना दिया गया है कि 6 साल से पहले आप बच्चे का एडमिशन फर्स्ट क्लास में नहीं लेंगे। और एक और रूल है कि 3 साल से पहला बच्चा नर्सरी क्लास में नहीं जाएगा। ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स को जिनके बच्चे जून जुलाई में या मई में जिनके बच्चे 3 साल के होते हैं उनको थोड़ी टेंशन होती है, मेरा बच्चा तो नर्सरी में 4 साल का जाएगा। या जिनके बच्चे फरवरी अप्रैल या मार्च में ही 3 साल के हो जाते हैं तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने बच्चे को अगले महीने से ही स्कूल में डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना बच्चों, 6 साल से पहले बच्चे को हम फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं देंगे। ठीक है। नहीं, अभी मैंने भी लास्ट टाइम ही पढ़ा था, बिल्कुल 6 साल है बच्चे, 7 साल नहीं है। आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 6 साल है वो। ठीक है, 7 साल नहीं है। ठीक है। वो बच्चे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो और डीप पार्ट है, वो वहां से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, दैट्स वाई मैंने उसको नहीं पढ़ाया। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ किसी बच्चे को कोई डाउट की फर्स्ट 6 ईयर एंड थर्ड ईयर का, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ मुझे पता बच्चा, 6 ईयर कर दिया गया है। सुना था, मैंने पढ़ा है बच्चे कि 6 साल है, आपने सुना था, मैंने पढ़ा है। ठीक है। नहीं, नर्सरी में 3 साल ही है, नो डाउट, बहुत बढ़िया। अब 15 पॉइंट ये है आपका कि टीचर को कितना समय स्कूल में आना चाहिए। लगभग बच्चों 6 आवर स्टडी सप्ताह में 45। ठीक है। तो 6 घंटे दिन के स्कूल में बिताने हैं और 45 मतलब पूरे हफ्ते के। ठीक है। और डेली स्कूल में जो अराइवल होना चाहिए स्कूल का, वो 7:30 बजे आ जाना चाहिए टीचर को, और 7.5 घंटे डेली के होने चाहिए। ठीक है, इसको काट दीजिएगा। कितना होना चाहिए? 7.5 घंटे एक टीचर डेली स्कूल में बिताएगा। कितने घंटे बिताएगा? 7.5 घंटे। ठीक। और 45 आवर हो गए वीक के। और गवर्नमेंट टीचर के लिए है ये कि गवर्नमेंट टीचर कौन से 3 गैर कार्य कर सकता है। कौन से तीन कौन से 3 गैर कार्य कर सकता है? पहला है जनगणना। ठीक है। यानी कि टीचिंग प्रोफेशन के अलावा वो अगर उसको जनगणना की ड्यूटी दी जाए तो वो करेगा। इलेक्शन ड्यूटी। और तीसरा है आपदा प्रबंधक। आपने देखा होगा कोरोना काल में स्कूलों में राशन बटा था, आपदा के दौरान स्कूलों में टीचर ने काम किया। तो पढ़ाने के अलावा सिर्फ गवर्नमेंट उनसे ये 3 काम करा सकती है: जनगणना, इलेक्शन ड्यूटी और आपदा प्रबंधक। ठीक। हाँ, होता है प्रोग्राम बच्चे, रुचि का होता है ऐसा प्रोग्राम टीचर्स के लिए। ठीक। ऑल शुड बी इंक्लूसिव। ये देखिए, जब मैंने आपको इंटीग्रेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाया था तो वहां पर आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन का, तो मैंने बता दिया था कब शुरू हुआ था। आप पूछ रहे थे कि सर इंक्लूसिव एजुकेशन कब शुरू हुआ, तो वो सन 2009 से शुरू माना जाता है उसको, आरटी एक्ट की तरह से। ठीक है। चलिए, सीसीई
कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो आरटी एक्ट ये कहता है कि बच्चों का लगातार और हर पक्ष का क्या होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए। रेगुलर क्लास में बच्चों का टीचर इवैल्यूएशन करे और देखे कि बच्चे की किस किस चीज में कमी है या बच्चा कहाँ कहाँ लैक कर रहा है। ठीक है, बच्चे को बताया जाए कि आप इस चीज में कमी कर रहे हो, तो आप बच्चे की कमियों को सुधारा जाए, ताकि फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल एग्जाम्स जब वो दे, वो अच्छा निखर के आए, उस वो सारी चीजों को ठीक कर ले। ठीक है, सम टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट, सबसे बेस्ट टिप बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट के लिए। बच्चों ज्यादा लोड ना लें, ठीक है, पहले आप उन चीजों को करेक्ट करें जो आपको सबसे अच्छे आती हैं। ठीक है, सीटेट के एग्जाम के लिए, एग्जाम का अगर टाइम आपको बताऊं कि जब एग्जाम आप लोग देने जाओ तो किस तरीके का एग्जाम दो। जिसको नहीं भी कुछ आएगा ना, वो भी एग्जाम क्लियर कर लेगा। मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। जाते ही आपको सबसे पहले अपने लैंग्वेज के पेपर को करना है। ठीक है, वहां ऑप्शन दिखेगा, सबसे पहले आप अपना हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को कंप्लीट कर दो, क्योंकि वहां पर आपको अनसीन पैसेज को पढ़ना होता है और वो पैसेज पढ़ने में टाइम लगता है। तो आप ये करिएगा कि सबसे पहले अपना हिंदी इंग्लिश अपना लैंग्वेज का पेपर को करिएगा, उसके बाद आप अपना सीडीपी जो चाइल्ड सीडीपी होता है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जो सबसे पहले आता है। ठीक है, 60 नंबर का आपने पेपर कर लिया। फिर लास्ट में आप लोग क्या करेंगे, लास्ट में अपना सब्जेक्टुअल पेपर करेंगे। ठीक है, तो सबसे लास्ट में, सॉरी 60 90 का हो गया, तो सबसे लास्ट में आप क्या करें, अपना सब्जेक्टुअल एसएसटी का जो आपका सब्जेक्ट है सबसे लास्ट में उठाएं, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल डायरेक्ट होंगे। अगर आपको आते हैं तो आप करोगे, नहीं आते हैं ना तो भी कर लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आप एग्जाम क्रैक कर दोगे। पहले लैंग्वेज को करिएगा, बहुत टाइम बच जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम का ही खेल है। अगर टाइम आपके पास ज्यादा रहेगा तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी, आराम से कर लोगे। शिवानी कुमारी बच्चे, सीसीई की फुल फॉर्म लिखी तो हुई है, थोड़ा खुद भी पढ़ लो। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मजा मजा आता है, आप ऐसे छोटी छोटी चीजें पूछते हो। ठीक है, चलिए कोई नहीं। आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत शिकायत निर्वहन का उद्देश्य, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। यानी कि बच्चों को स्कूल में कोई भी दिक्कत हो तो उन चीजों का, उन शिकायतों का निर्वहन कहाँ होगा, तो एनसीपीसीआर के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, एनसीपीसीआर के द्वारा होगा। इस कमीशन के लिए मैंने भी काम किया हुआ है। ठीक है, तो स्कूल्स में जाकर सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए थे हमने इन्हीं के लिए, एनसीपीसीआर के लिए। तो एनसीपीसीआर की फुल फॉर्म है बच्चों, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अंडर आरटी एक्ट 2009। 2009 में ही इस कमीशन का गठन हुआ। इसका काम क्या था, चाहे बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के बच्चों को कोई भी दिक्कत हो, वो दिक्कत सुधारना, बच्चों के साथ कोई भी मिसबिहेव स्कूल में हो तो वो शिकायत आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, वो शिकायत आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों से रिलेटेड कोई भी उनके राइट्स को आहत देती हो चीज, उसकी शिकायत आप कहाँ करोगे, एनसीपीसीआर में करोगे, वो भी किसकी, स्कूल से रिलेटेड। ठीक है, इसी बार आपका क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम है मोहित शेरावत। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, क्योंकि फिर मैं आगे जो चीज समझाऊंगा वो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुननी होगी। जल्दी बताओ, कोई डाउट। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जब आप अपना मेन एग्जाम दोगे ना टीचिंग का, वहां भी यहां से 2 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एनसीपीसीआर के बारे में बता दो बच्चों, एनसीपीसीआर एक ऐसा कमीशन है जहां पर स्कूल से रिलेटेड बच्चों को जैसे कि किसी ने, टीचर ने मार दिया हो या टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा पनिशमेंट दे दी हो, या बच्चों को कहीं
एडमिशन आ गया था लिस्ट में, नाम एडमिशन नहीं दिया हो, तो जो भी स्कूल में दिक्कत बच्चों को हो रही है, स्कूल के खिलाफ अगर आपको कंप्लेन देनी है, तो वो कंप्लेन कहाँ दोगे आप? एनसीपीसीआर में दोगे। कहाँ दोगे? एनसीपीसीआर में दोगे। तो एनसीपीसीआर बच्चों के स्कूली राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ठीक है, चलिए अब एक 20th पॉइंट है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। 2009 में ही आरटी एक्ट में एक और चीज लिखी गई कि एक स्कूल में एसएमसी होना चाहिए। एसएमसी का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एस एम सी। ठीक है, आप स्कूल में जाओगे ना, सरकारी स्कूल में, आप देखोगे कि एक एसएमसी कमेटी का एक रजिस्टर भी होता है। ठीक है, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अब ये किसके तहत बनी? ये बनी आरटी एक्ट 2009 के तहत। आरटी एक्ट 2009 ने कहा कि स्कूल में एक एसएमसी होनी चाहिए, जिसमें उस कमेटी में लगभग 16 मेंबर होने चाहिए। कितने मेंबर होने चाहिए? 16 मेंबर होने। हाँ जी प्रतीक्षा बच्चे, एनसीपीसीआर दोनों के ही, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट स्कूल, दोनों के ही राइट्स को प्रोटेक्ट करता है बच्चे के। ठीक है, तो 20th पॉइंट क्या कह रहा है कि एक कमेटी का गठन होगा, एसएमसी, जिसमें बच्चों क्या होगा? 16 मेंबर होंगे। और 16 में ये कहा गया कि जो 75% मेंबर होंगे वो होंगे उसी स्कूल में पढ़ रहे हुए बच्चों के माँ बाप, यानी कि पेरेंट्स। ठीक है, इन 16 में से 75% लोग कौन होंगे? उन्हीं स्कूल में पढ़े हुए उन बच्चों के माँ बाप। तो कितना हो गया? 12 पेरेंट्स होंगे। 16 मेंबर्स की टीम में 12 पेरेंट्स होंगे। ठीक है, नहीं ज्यादातर एसएमसी प्राइवेट स्कूल्स में भी बनाई जाती है, लेकिन ज्यादातर आपको देखने को गवर्नमेंट स्कूल में देखने को मिलेगी एसएमसी। ठीक है, देखिए फिर प्राइवेट स्कूल अपने रूल अपने हिसाब से चीजों को करता है। बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे ही स्कूल को नहीं बंद किया जाता। आप फिर जब ये चीजें कोर्ट केस और ये सारी होती है तो वो देखते हैं कि कितने बच्चों का करियर बर्बाद होता है उसके साथ ही साथ। तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है। ठीक है, पर आप फिलहाल इसके बारे में देखिए, ये मत पूछिए कि इसको लागू तो अब सरकार ने कोई रूल बताया हर स्कूल फॉलो थोड़ी कर रहा है। हर जगह हर चीज फॉलो होती है। आज भी सरकारी स्कूल में 1:30 का रेशो है, पर रेशो कितना होता है बच्चों का? 40-40, 50-50 बच्चा एक टीचर पढ़ाता है, अगर आप रियल एग्जाम्पल देखोगे तो इन चीजों को आप भूल जाइए कि होती है। बट अब उनकी शिकायत कौन करे, टेंशन कौन दे? ठीक है, तो पहले आप फिर इस चीज पर फोकस करिए। एसएमसी होती है बच्चे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, इसी के बारे में बता रहा हूँ। इसमें 16 मेंबर होते हैं, जिसमें 12 पेरेंट्स होते हैं, 2 टीचर होता है, एक प्रिंसिपल, और एक होता है उस लोकल एरिया का रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि अगर कोई स्कूल वहां के लोकल एमएलए के अंडर आता है, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो वहां पर क्या होगा? एमएलए किसी भी अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को उस स्कूल की कमेटी का मेंबर बना सकता है। या कोई एमसीडी का स्कूल है, यानी कि लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का स्कूल है, तो एक म्युनिसिपलिटी का रिप्रेजेंटेटिव वहां पर उस स्कूल का मेंबर बनेगा। ठीक है, चलिए, तो इनका काम क्या होता है? अब एसएमसी के काम मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा काम होता है स्कूल इम्प्रूवमेंट का, यानी कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, या स्कूल में हम क्या चीजें करें कि जिससे स्कूल में इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। तो एसएमसी क्या बनाती है? स्कूल के इम्प्रूवमेंट प्लान बनाती है। क्या बनाती है एसएमसी? स्कूल का इम्प्रूवमेंट प्लान बनाती है। ठीक है, एंड दूसरा उसको लागू करती है। पहले प्लान बनाएगी और उसको लागू करने में हेल्प करेगी। ठीक है, और यही आरटी एक्ट में कहा गया कि पनिशमेंट बैन है। आज से बच्चों को कोई हरासमेंट नहीं देनी है, कोई थप्पड़ घूसे नहीं मारने हैं। बैन कॉर्पुलर पनिशमेंट, यानी कि स्कूल में ना तो बच्चों को ऐसे हाथ ऊपर करके खड़ा रखना है, ना उनको मुर्गा बनाना है, ना उनको कुर्सी बनाना है। ठीक है, ना उनको पीटना है, ना उनको डंडे मारने हैं। आपको कोई भी
कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चों को नहीं देनी, यानी कि कोई भी शारीरिक दंड और मानसिक दंड कुछ भी नहीं बच्चों को देना है। ठीक है, बच्चे खुले घूमेंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे। ठीक। यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट तो जल्दी बताइए, फिर एनईपी स्टार्ट करें हम। चलिए, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ेंगे। ये तो अन्याय है। अरे दिल्ली में अभी 2 साल पहले की बात मैं बताऊंगा, एक टीचर को एक बच्चे ने चाकू मार दिया भरी क्लास में। डेड, टीचर डेड। हकीकत बात है ये। बच्चे के तो मजे ही हैं, बच्चे के मजे हैं आज के समय में। किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को मार दिया, ऐसे तो अभी भी बहुत टीचर स्टूडेंट्स को मारते, पर इतना ज्यादा बखेड़ा नहीं होता। अब क्या हुआ था अभी, एक बार तो अभी नोएडा की बात मैं बता रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर का इलाका पड़ता है नोएडा। वहां क्या हुआ, एक टीचर ने गुस्से में बच्चों को छत से फेंक दिया। हकीकत बात है ये। एक टीचर ने बच्चों को छत से ही फेंक दिया था। तो उसके ऊपर एक्शन हुआ, सस्पेंड वगैरह हुई वो। बट देखिए, आप अपने बच्चों को फेंक के देखिए इस तरीके से, तो टीचर को भी थोड़ा सोचना सही है। ठीक है, एक बार फिर से समझा दो प्रिया बच्चे, क्या समझा दो आप मुझे ये बताया करो। हरासमेंट आर्टिकल मीनिंग, ये आर्टिकल बनाया गया था हरासमेंट आर्टिकल 29, आर्टिकल 39, कि हमें हरास नहीं करना है बच्चों को। ठीक है, बताया था। मैं दिल्ली से हूँ बच्चों, चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। बैन कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है कि बच्चों को हमें दंड नहीं देना, बस आप ये चीज समझ लीजिए। ठीक है, चलें, आज ही शुरू करना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या अभी इसके 2-3 क्वेश्चन करने हैं, या फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करोगे, आप लोग बताओ। अच्छा, एक्सप्लेन कर दो 22 और 80 पॉइंट। 22 पॉइंट मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चे। बैन कॉर्पोरल पनिशमेंट से मतलब होता है पनिशमेंट्स को बैन करना। ठीक है, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। ठीक है, आप किसी बच्चे को हरास करोगे पूरी क्लास में, उसको अनाप शनाप बोलोगे, वो भी गलत है ना। तो 22 का मतलब तो यही है कि बैन कॉर्पोरल पनिशमेंट। ठीक है, सेकंड, 18 पूछना था आपने। ठीक है, सीसीई का मतलब होता है बच्चों, उन्होंने ये कहा आरटी एक्ट ने कि आप बच्चे का रोज इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन का मतलब होता है आप बच्चे का रोज मूल्यांकन करेंगे, रोज उसकी अच्छाई और कमियों को ढूंढेंगे, ताकि आप उनको सुधार सके और फाइनल एग्जाम या उनको फाइनल स्टेज के लिए तैयार कर सके। ठीक है, चलिए एनईपी, अभी 5 मिनट बचे हैं, तो मैं वही सोच रहा हूँ क्यों एनईपी टॉपिक स्टार्ट किया है, उसको कल ही करा देंगे फिर आप बीच में। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जो 25% सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का वो कैसे होता है। बच्चों, वो इस तरीके से होता है, उसके लिए लॉटरी निकलती है। यानी कि एक जज बैठा रहता है, ठीक है, ऑफिसर बैठे रहते हैं, और जैसे कि एक स्कूल में 50 सीट हैं, और उस स्कूल वो एरिया का टॉप स्कूल है, तो वहां पर कम से कम 20,000 बच्चों ने उन सीटों के लिए फॉर्म भरा होगा। ठीक है, और उन 20,000 में उनकी लॉटरी निकलती है। तो जिस बच्चे का लॉटरी में नाम आ जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, पेयर होता है वो बिल्कुल। ठीक है, लॉटरी सिस्टम से वहां पर बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है। सपोज करिए जिस बच्चे का नंबर आ जाएगा उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। 10-15 हजार महीने की फीस वाले स्कूल में अगर कोई बच्चा फ्री पढ़ रहा ना, उसको ड्रेस भी फ्री मिलती है और भी कई चीजें होती है। नो, मैं ब्रॉन एंड ब्रॉट अप मेरे
पुश्तैनी यानी कि हम 12th सेंचुरी से, ठीक है, मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ तो मैंने इन चीज़ों के बारे में पूरा रिसर्च किया। हमारा बेसिकली हमारा परिवार 12th सेंचुरी से ही दिल्ली में रहता है। अगर मेरे इतिहास की बात करो तो जो मेरे एंसेस्टर थे, दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, जहाँ कुतुब मीनार है, ठीक है, तो वहां से उनका निकाह है, और जब से ही हम दिल्ली में हैं। ठीक है, टॉपिक के क्वेश्चन करा देता हूँ, चलिए एक आधे। EWSN पे शायद मार्क वैसे एडमिशन नहीं होता। राइट टू एजुकेशन, RTE का मतलब होता है बच्चा राइट टू एजुकेशन। नहीं, इसमें भी कैटेगरी होती है, मैं आपको सारी बात बता देता हूँ, ठीक है। प्रिया सिंह, इसमें दो कैटेगरी होती हैं जो एडमिशन होते हैं, एक होते हैं DG कैटेगरी से, एक होते हैं EWSN कैटेगरी से। EWSN कैटेगरी में होते हैं जो आर्थिक रूप से वीक बच्चे होते हैं, ठीक है, या आर्थिक रूप से जिनका जो परिवार आर्थिक रूप से वीक होते हैं वो EWSN में आते हैं, ठीक है। और जो DG कैटेगरी के बच्चे होते हैं यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप, उसमें जो कास्ट वाइज आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को जो मिलता है ना, कास्ट का जो रिजर्वेशन होता है उससे उसमें एडमिशन होता है, ठीक है, उससे उसमें एडमिशन। हाँ, लो स्तंभ दिल्ली में है, और आपको पता हो वो लो स्तंभ जो है, तुगलक साहब को बहुत शौक होता था ये स्तंभ को लेके आने का, ठीक है, वो उसको बोला जाता है विष्णु ध्वज। लो स्तंभ जो दिल्ली में है वो विष्णु ध्वज है, उसके ऊपर एक विष्णु की मूर्ति होती थी, ठीक है। तो वॉर के समय में जब वो एरिया, वहां पर टेम्पल होते थे, जो कुतुब एरिया है ना, कुतुब कॉम्प्लेक्स होता है, वो बिल्कुल टेम्पल होते थे। मैं अगर आप कहोगे तो आज भी आपको वहां पर टेम्पल्स के एविडेंस दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, जब उन टेम्पल्स को तोड़ा जा रहा था तो तोप के गोले से उसको हिट किया गया था, आयरन पिलर को। तो आयरन पिलर के ऊपर मार्क भी है तोप के गोले से। तो जैसे ही वो हिट हुआ तो ऊपर जो उसके ऊपर विष्णु जी की मूर्ति थी वो गिर गई थी, और उस मूर्ति को वहां से, वहां के जो लोकल इंसान थे वो उठाकर हरियाणा में एक जगह है पलवल से आगे, वहां ले गए थे। तो वहां पर आज भी वो मंदिर है, और दोनों ही चीजों का अगर आप आयरन सैंपल का टेस्ट करोगे तो दोनों का ही मेटल सेम मिलेगा आप लोगों को। DG का फुल फॉर्म होता है डिसएडवांटेज ग्रुप, ठीक है। चलिए, ऐसे बात करने में तो मैं इतना ज्ञान दे दूंगा बहुत, यही काम किया है पूरे दिन आर्कोलॉजी का, हिस्ट्री का, ठीक। CTET आप लोगों का 100% क्लियर होगा, ठीक है, 100% क्लियर होगा आप लोगों का CTET, डोंट वरी। अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, और मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, बार बार कोशिश करिएगा आप लोग, पेडागोजिकल चीजों को ज्यादा अच्छे करिएगा, क्योंकि 30 से 40 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी, और ये इतनी आसान होती है, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको क्लियर कर लोगे, ठीक है। हाँ, एक्ट और रूल की एक लिस्ट, चलिए आप लोगों के लिए बना देंगे एक्ट और रूल की एक लिस्ट, और क्या करेंगे, मालिक हो आप लोग, आप लोगों को। मैं मिठाई खाता नहीं हूँ, ठीक है, और मिठाई से वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है, अभी भी मेरा 100 kg के आसपास वेट होगा, बट लगेगा नहीं आप लोगों को, बिकॉज आई एम 6'1". ये नोट्स आज के अभी डाल दूंगा मैं, ठीक है। चलो आज और बातें ज्यादा हो गई हैं, और भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये नोट्स आपको 1 डेढ़ घंटे या शाम तक मिल जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड्स पेडागोजिकल होता है कि किस तरीके से आप टीचिंग करते हो, पढ़ाने का तरीका। CC एक्सप्लेन कर देते हूँ। CC का मतलब होता है बच्चे कॉन्टिन्यूअस
मतलब लगातार, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर पक्ष का, चाहे वो शैक्षिक हो या सह शैक्षिक हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, ठीक है, स्पोर्ट्स का हो या करिकुलम बेस्ड सब्जेक्ट का हो, हर चीज का इवैल्यूएशन होना चाहिए। यानी कि बच्चे को बार बार आपको मापना चाहिए, ताकि उसकी प्रोग्रेस का पता लगा सके और उसकी प्रोग्रेस को आप अच्छा कर सके। ठीक है। जेंडर बाइज्ड बातें मत करो मेरे प्यारे बच्चे। गर्ल एजुकेशन क्या सभी बच्चों के लिए? गर्ल बॉयज क्या हुआ इसमें? ठीक है, चलिए। राम राम, नमस्कार, आप सभी को मिलते हैं आप लोगों से कल।